हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास। आई एम पूजा सिंह और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, हम आप अभी हैं एसएससी विक्रमास चैनल पर। आई थिंक आपने लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है, नए हैं चैनल पर, तो सबसे पहले लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ ज्वाइन कर लीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को, जहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो सेशन है वो किस एंगल से इंपॉर्टेंट है कि आप हैं एसएससी विक्रमास चैनल पर। ठीक है, एसएससी क्या है? एसएससी, हम एसएससी के एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, लेकिन अगर हम नए होते हैं इस लाइन में तो हमें समझ ही नहीं आता कि कभी सीएचएसएल की बात हो रही है, कभी सीपीओ की बात हो रही है, कभी एमटीएस की बात हो रही है, कभी जीडी की बात हो रही है कि है क्या, मतलब एसएससी क्या क्या कराता है, कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे उसको परस्यू करना होता है। और सबसे पहला क्वेश्चन तो जब हम नए होते हैं इस फील्ड में, 9th-10th क्लास में होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट जॉब हमें 12th के बाद मिल जाए, कहाँ जा सकते हैं, लोग हमें सजेस्ट करते हैं अरे एसएससी के एग्जामिनेशन कर लो। समझ ही नहीं आता एसएससी है क्या, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड है क्या जो 12th क्लास में हम कर रहे होते हैं, क्या क्या है एसएससी। तो आज चलिए जो मेरा सेशन है, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एबीसी ऑफ एसएससी, है ना। जैसे जब आप स्कूल में जाते हैं सबसे पहली चीज आपको अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, एबीसीडी अ ई ई, या आप जिस भी भाषा को बोलते हैं तो वहां के अल्फाबेट्स आपको सबसे पहले सिखाए जाते हैं ना। तो आपको इसी तरीके से अगर किसी प्रेपरेशन में आप जाना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट होता है कि पहले उसका अल्फाबेट, उसकी एबीसीडी आप सीखें। तो आज उसी एबीसीडी की क्लास में लेकर आई हूँ, जहाँ एसएससी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज के बाद एसएससी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। तो आपके छोटे बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स या आपके जान पहचान या अनजाने में कोई भी एसएससी के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, इसका लिंक शेयर कीजिएगा। देखिए उन सबके लिए बहुत फायदा होगा, बहुत दुआएं भी आपको मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर इस सेशन को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं एबीसीडी, लेकिन किसकी? एसएससी की। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसएससी क्या होता है। देखिए ये लोगो दिखते के साथ ही समझ जाइए, ये एसएससी का लोगो है। एसएससी जिसका फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग, है ना। तो क्या है? चयन से रिलेटेड है ये। चयन यानी सिलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं चयन। आप कहते हैं ना इस एग्जाम में चयन हो गया, उसमें चयन हो गया, इसमें सिलेक्शन हो गया। तो ये कमीशन, ये आयोग आपका संबंधित है चयन से। ठीक है, क्या है? ये आयोग है। आयोग क्या करता है? ये स्टाफ यानी कर्मचारियों की भर्ती करता है। तो कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट एक भाग है, एक पार्ट है सरकार का। करता क्या है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या भारत सरकार के अंतर्गत ये आयोग आता है। जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होते हैं चयन के लिए जो किए जाते हैं ना, नौकरियों में चयन होता है ना, आप रिक्रूटमेंट भर्तियां जो होती है, भर्तियों के लिए एग्जाम कराता है। पर भर्तियां किसकी? बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सरकार जब काम करती है तो अकेले प्रधानमंत्री नहीं होते, उनके नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं। और उन मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है क्या? ये मिनिस्ट्रीज जिसे मंत्रालय कहते हैं, उन मंत्रालयों के अंतर्गत बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं, है ना, आते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर मैं डिपार्टमेंट बोल रही हूँ तो यानी विभाग, तो बहुत सारे मंत्रालय, उनके अंदर बहुत सारे विभाग। अब अगर हर कोई अपना एग्जामिनेशन कराने लगेगा तो सिरदर्दी है और बच्चा पूरे साल सिर्फ एग्जाम देता रह जाएगा। तो सरकार ने क्या कहा कि इतने सारे मंत्रालय, उनके अंतर्गत आने वाले इतने सारे विभाग, तो क्या करा जाए? तो उन्होंने कहा काम करते हैं, एक बनाते हैं आयोग। वो आयोग क्या करेगा? वो इन सारे डिपार्टमेंट, इन सारे विभागों की भर्तियों का जिम्मेदारी उसके पास रहेगी। और इस तरीके से अस्तित्व में आता है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको बनाने के पीछे लॉजिक क्या था। जैसे छोटे से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना,
फाइनेंस मिनिस्ट्री जो आपका बजट बनाती है, उसके अंतर्गत 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब सोचिए उन 6 अलग अलग विभागों में कितने सारे लोग काम करते हैं। अगर हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपना एग्जाम अलग से कराना, ठीक है, कुछ एग्जाम्स कराते हैं, कुछ अलग अलग विभाग होते हैं जो जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, ये अपने कुछ अलग से भी एग्जाम कराते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन एग्जाम कराता है एसएससी। तो यहाँ से आप ये बात तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि कर्मचारी चयन आयोग या एसएससी का जो मेन काम होता है वो विभिन्न विभिन्न विभागों में, विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभिन्न विभागों में लोगों की भर्ती का होता है। लेकिन इसके साथ ही आपको समझना होगा कि कुछ विभाग, कुछ मंत्रालय अपने कुछ एग्जाम भी अलग से कराते हैं ना, तो उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। जैसे रेलवे के एग्जाम हो गए, पोस्टल डिपार्टमेंट का हो गया, पुलिस विभाग का हो गया, तो ये कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो अलग से भी एग्जाम कराते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन जो वैकेंसीज होती हैं ग्रुप डी की, ग्रुप सी की, वो कर्मचारी चयन आयोग कराते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे आगे की चर्चा को इससे आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये भी तो किसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता होगा एसएससी। तो एसएससी जब एग्जाम कराने की सरकार ने सोची, केंद्र सरकार ने एक कॉमन कर्मचारी आयोग बनाने की सोची, तो इसको भी तो किसी डिपार्टमेंट के अंडर डालेंगे। पैसा थोड़ी ना प्रधानमंत्री कहेंगे नहीं डायरेक्ट मैं बताऊंगा कब भर्ती होगी, नहीं। तो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या दी जाती है, लोगों से मतलब लोगों से और ट्रेनिंग से संबंधित जो विभाग है उसके अंडर एसएससी आता है। इसमें क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं और एक सेक्रेटरी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होता है। तो आपने सुना होगा कि जब आपके एग्जाम होते हैं आपके तो वहां पे कंट्रोल, एग्जाम का कंट्रोलर भी होता है ना, जो इन सब चीजों का कंट्रोल देखता है। तो अगर कभी कोई पूछ लेता है कि एसएससी का जो एक स्ट्रक्चर है वो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि यानी ये जो पूरा आयोग है, ये पूरा डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इनमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं और एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, और यही सेक्रेटरी का काम भी करते हैं। ठीक है, 1975 में ये अस्तित्व में आया था। एसएससी कब आया था अस्तित्व में, 1975 में आया था, क्योंकि देखिए जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी जरूर होनी चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस डिपार्टमेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली बड़ी जरूरी बात कि 1975 में ये अस्तित्व में आया और तब से ये ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं ऑफिसर लेवल की बात करूंगी या और हायर लेवल की बात करूंगी तो उन विभागों में, अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में जो एग्जाम होता है, जिसके थ्रू भर्ती होती है, वो होता है आईएएस एग्जामिनेशन, है ना। और अगर स्टेट की बात करूंगी तो स्टेट के जो पीएससीज होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, या स्टेट के जो आपके आयोग होते हैं वो भर्तियां करवाते हैं हायर लेवल के लिए। लेकिन ग्रुप बी और सी की भर्तियां कौन कराता है, एसएससी कराता है। ग्रुप डी की भर्तियां संबंधित विभाग खुद भी निकालते हैं। आप ये बात मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो ग्रुप बी और सी की भर्तियां होती हैं एसएससी के माध्यम से, जो अस्तित्व में आया था 1975 में। देखिए आज ये कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है कि आखिर एसएससी कराता कौन कौन से एग्जामिनेशन है। तो समझिए, जेई का एग्जाम है ना, जूनियर इंजीनियर या जेई का एग्जाम कौन कराता है, एसएससी कराता है। सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इसको कौन कराता है, इसको भी एसएससी कराता है। आपने सुना होगा एसएससी सीजीएल का पेपर है, तो आज के बाद समझ जाइए, सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो यानी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर होता है वो सीजीएल होता है। एमटीएस का पेपर, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, वो स्टाफ, वो कर्मचारी जो बहुत सारा काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत तरीके के काम एक ही बंदा कर सकता है, तो मल्टीटास्किंग। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ का एग्जाम जो अभी आपका आने वाले अक्टूबर में होने वाला है ना। सीएचएसएल का एग्जाम अभी हुआ ही है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। जीडी जनरल ड्यूटी एग्जाम फॉर कांस्टेबल, ठीक है, इसका रिजल्ट अभी 2 दिन पहले ही आया था। सीपीओ का एग्जाम भी आपका अक्टूबर में प्रपोज्ड है, और आई थिंक आपका एक एग्जामिनेशन और है, सीजीएल है, नहीं सीजीएल तो नहीं है, सीएचएसएल है, ये भी अक्टूबर में प्रपोज है ना। तो जनरल ड्यूटी एग्जाम कांस्टेबल्स के लिए,
फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन, ये भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरीके के एग्जाम कराता है एसएससी। तो ये हो गए 7 टाइप के एग्जाम्स, और इन्हें कौन कराता है? एसएससी। और ये सारे ही एग्जाम्स ग्रुप सी और ग्रुप बी के एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर एग्जामिनेशंस 2 पार्ट में होते हैं, टियर 1 और टियर 2, ठीक है। किसमें होते हैं? टियर 1 यानी 2 पार्ट्स में होते हैं। जब आप इस पहले पार्ट को क्वालिफाई करते हैं तब आप सेकेंड पार्ट में जाते हैं। आइए तो एक एक करके एग्जामिनेशंस की डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या कम से कम क्या आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। क्या है ये? शैक्षिक योग्यता। तो शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, यानी आप कम से कम कितना पढ़े हुए होने चाहिए इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए, है ना। तो देखिए 2 चीजें होती है, एक ऐसी एग्जामिनेशन को अपीयर करना यानी उसको लिखना, वहां जाकर के फॉर्म भरना, उसमें बैठना। दूसरी चीज होती है उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना। मैं अभी आपको बता रही हूँ एग्जामिनेशन में अपीयर करने की बात। अगली किसी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस एग्जामिनेशन को पहली बार में ही क्लियर कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो कम से कम कितनी शैक्षिक योग्यता आपकी होनी चाहिए? तो आपको कम से कम अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी 12वीं पास। तो आप जब 12वीं कर लेते हैं तो उसके बाद आप एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपकी मिनिमम या कम से कम शैक्षिक योग्यता का जो मापदंड एसएससी ने रखा है वो आप उसे पूरा कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और तब आप एलिजिबल हो जाते हैं, तब आप योग्य हो जाते हैं एसएससी का एग्जाम देने के लिए। दे कोई भी सकता है, मिनिमम एज से कम वाला भी, मैक्सिमम एज वाला भी, यानी कम से कम उम्र जो चाहिए उससे छोटा भी, और जो जिसकी उम्र निकल चुकी है वो भी। लेकिन क्या होगा, आप अपना और एसएससी दोनों की ही समय की बर्बादी करेंगे। आप अगर छोटी क्लास में, अभी आपने 12th नहीं की है, आपने 12वीं अभी पास नहीं की है, आप फॉर्म भर के पेपर दे देते हैं, ठीक है, आप दे सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन क्या होगा कि आपका अंतिम चयन तो नहीं होगा, क्योंकि आपके कागजात चेक होंगे। जब आपके कागजात चेक होंगे तो आपकी सही उम्र का, आपकी सही शैक्षिक योग्यता का पता एसएससी को लग जाएगा, और क्या होगा, फाइनली आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो मेरा सुझाव है कि सिर्फ ये देखने के लिए पेपर कैसा आता है आप ना बैठे उस एग्जामिनेशन में। आप क्या करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो पुराने सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है, वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। बहरहाल ये बात की बात है, अभी हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, नहीं तो बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, है ना। चलिए अभी देख लेते हैं। अब अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं या सिलेबस की बात करूं, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न का मतलब कि रूपरेखा क्या होती है एग्जाम की। सिलेबस की बात करूं तो क्या क्या आता है इस पेपर में, ये सारी चीजें एसएससी हर पेपर के हिसाब से अलग अलग डिसाइड करता है। आपको समय समय पर जब फॉर्म निकलते हैं तो उसके साथ आपकी शैक्षिक योग्यता, आपके आयु के मापदंड, इसके साथ साथ उस पेपर से संबंधित एग्जाम का पैटर्न कि 1 बार में होगा, 2 बार में होगा, कौन से सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा, कौन से विषय आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, और भी इससे संबंधित जो भी जानकारियां होती है वो कर्मचारी चयन आयोग या आपका स्टाफ सिलेक्शन कमेटी एसएससी इन शॉर्ट आपको वो उस फॉर्म के साथ उसकी डिटेल्स भी जरूर बताता है। तो क्या करना होता है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना होता है, चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके। क्या होगा कि कोई भी फॉर्म आएगा एसएससी का तो आप मिस नहीं करेंगे, पहले दिन ही उसकी खबर आपको हमारे चैनल पर लग जाएगी, और मैं बिल्कुल डिटेल में वहां आपके साथ डिस्कस करूंगी। पर फिलहाल मेरे पास कुछ और भी है आपके लिए, वहां चलते हैं। अब हम इन 7 एग्जामिनेशन को एक एक करके देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, मतलब एक रफ आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ कि किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट में से क्या क्या आता है। ये पैटर्न बदल सकता है, मैं अभी बता रही हूँ, ये फाइनल पैटर्न नहीं है, ये वो पैटर्न है जो पिछले सालों से पूछा जा रहा है। हो सकता है अगली बार इसके फॉर्म आए, एसएससी इसमें कोई बदलाव कर दे, ठीक है। तो ये आज की डेट में जो मान्य है एसएससी में पूछा जाता है, ये उसके हिसाब से है। तो इस चीज को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि मैं कर्मचारी चयन आयोग की प्रतिनिधि नहीं हूं, तो जो पिछले सालों में पूछते आए हैं, जिस तरीके से पैटर्न रहा है, मैं वही पैटर्न आपसे डिस्कस करूंगी। चलिए तो सबसे पहली बात कर लेते हैं जेईई के एग्जाम की, यानी जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन। ये हर साल होता है, एवरी ईयर, यानी हर साल ये
एग्जाम कराता है एसएससी। जूनियर इंजीनियर कहाँ के लिए? सिविल की फील्ड में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पोस्ट। तो क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इससे संबंधित जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट होती है जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर भी यानी संविदा के आधार पर भी आपको रखा जाता है, इन पोस्ट को निकाला जाता है, या फिर परमानेंट जॉब्स भी इसमें निकलती हैं। ठीक है, सर्वे की और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब्स होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में और ऑर्गेनाइजेशंस में। भारत सरकार यानी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों में जो जेई जूनियर इंजीनियर की पोस्ट होती है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उनको संविदा के आधार पर इस एग्जामिनेशन के थ्रू भरा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि आज तक इसका पैटर्न क्या रहा है। देखिए, आप ये जितने पेपर होते हैं सीबीटी होते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। आपको कंप्यूटर में इस पेपर को देना पड़ता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, एसएससी के पेपर क्या होते हैं? सीबीटी होते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, अगर कोई टाइपिंग का टेस्ट है या आपका कोई फिजिकल एग्जामिनेशन है, उसके अलावा जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ सवाल जिस भी पेपर में आते हैं वो सारा ही सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर आधारित ये टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं जेई के एग्जाम की बात करूं, 2 पेपर है इसमें। ठीक है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव है यानी वास्तुनिष्ठ इसमें सवाल आते हैं, है ना। वास्तुनिष्ठ की मतलब क्या होता है कि आपको एक सवाल दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, सही क्या है वो आप टिक कर दीजिए, उसका गोला आप कंप्यूटर में आप अपनी एंट्री कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, देखिए सीबीटी होता है ये। पहला, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो भैया रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री यानी इतिहास, इसके अलावा इकोनॉमी यानी आपका अर्थशास्त्र, करंट अफेयर जो दैनिक आपके न्यूज होती हैं, आपके संबंधित न्यूज होती हैं, और इसके अलावा जीके जनरल नॉलेज के सवाल इस जनरल अवेयरनेस के अंडर आते हैं। प्रिपरेशन हम अपने प्लेटफॉर्म पे करा रहे हैं डेली। दोपहर को 3 बजे लाइव हमारा सेशन होता है। 3 से 6 बजे तक आप हमारे साथ जुड़ के पूरी तरीके से अपने इन किसी भी पेपर में जिसमें जनरल अवेयरनेस आ रही है, इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ्स आ रही है, इन सब की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद इसका जो पार्ट ए होता है ना, तो एक तो ये हो गया जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आ गई, जनरल अवेयरनेस आ गई। फिर जो तीसरा भाग होता है, उसके 3 पार्ट हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, सिविल में जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में जाना चाह रहे हैं, मैकेनिकल में जाना चाह रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप चॉइस कर लीजिए। और जो तीसरा पार्ट है, इसका एबीसी पार्ट है, इन तीनों में से अपने जो आपने चयन किया है जिस फील्ड का, उसके हिसाब से आप इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीबीटी एग्जाम है। और जो इसका पेपर 2 होता है, ये भी वास्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, और इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग के ही सवाल आते हैं, पर ये भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। तो आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगले एग्जाम को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है सीबीएस से। तो सारे ही एग्जाम बहुत प्रेस्टिजियस है। आप किसी भी नौकरी में जाते हैं, आप कुछ भी पद प्राप्त करते हैं, वो अपने आप में बहुत गौरवान्वित होने वाली बात होती है ना। लेकिन अगर एसएससी में बात करें तो बहुत से लोग सीजीएल की राह देखते हैं, सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये क्या है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये भी एनुअली यानी साल में एक बार होता है। स्टाफ मेंबर्स को चयन करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग हैं या फिर और संस्थाएं हैं। ठीक है, मंत्रालय, उनके डिपार्टमेंट या जितनी भी संस्थाएं हैं भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली, उन सभी के स्टाफ मेंबर्स की, उन सभी पे जो कर्मचारी काम करते हैं, उसकी पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल है। ये सब भारत सरकार के कर्मचारी बनते हैं जब इसके थ्रू चुनकर जाते हैं। और इसके लिए
ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि आप 12th के बाद नहीं दे सकते हैं, आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन के लिए क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। मिनिमम इसकी जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता है, कम से कम आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप इस पेपर को दे पाएंगे। और इससे आप क्या बनते हैं, आप इससे सीधे ही सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अलग अलग संस्थाओं में आप सरकारी कर्मचारी बनते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए एसएससी के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में इसको काउंट किया जाता है। आइए इसके पैटर्न को भी देख लेते हैं। 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य ज्ञान जिसमें आपको माना जाता है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, या फिर मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके राजनीति शास्त्र की बात करती हूँ, जनरल जीके की बात करती हूँ, जनरल नॉलेज की बात करती हूँ, या फिर करंट अफेयर्स की बात करती हूँ, वो सारे के, तो इन सभी के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका मैथ्स हो गया, क्वांट जिसे आप बोलते हैं ना, क्वांट जिसपे मैथ्स होती है आपकी, 25 क्वेश्चन इसके हैं, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन। इस तरह से कुल मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, हर एक के 2-2 नंबर होते हैं। तो इसी तरीके से 25 क्वेश्चन, 50 50 50 50 कुल मिला के 200 नंबर का ये पेपर होता है। 1 घंटे का मात्र आप पर समय होता है, वहां पर आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते हैं। तो यानी एक्यूरेसी तो चाहिए, यानी आप जो जवाब दे रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए, उसके साथ साथ स्पीड का भी काम है। तो एक्यूरेसी और स्पीड जब मिलते हैं तब आप सीबीटी को आराम से निकाल पाते हैं। और इसी के लिए हमारी फ्री क्लासेस भी हैं, 3 बजे जरूर ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस को। ठीक है, शेड्यूल आपको पता चल जाएगा, हम आपको उसको भी बता देंगे, पर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब अगर इसका जो टियर 2 की मैं बात करती हूँ, ठीक है, इसका जो दूसरे लेवल का पेपर होता है वो टियर 1 की बात थी। टियर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैथ्स मॉड्यूल सेक्शन 1, ठीक है, ये 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन 1 जो होता है इसके 2 मॉड्यूल है, पहले में मैथ्स है, दूसरे में रीजनिंग है। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, अब 3 नंबर का है। ठीक है, सेक्शन 2 में इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, सामान्य ज्ञान आता है आपका। इसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं, ये भी 3 नंबर का होता है। तीसरा जो मॉड्यूल होता है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं 20, और जो लास्ट वाली होती है वो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, यानी कि आपको डेटा एंट्री की स्पीड की टेस्टिंग यहाँ पर होती है। एक आपको डेटा टास्क दिया जाता है और आपको टाइपिंग के लिए कहा जाता है। ये दोनों ही क्वालिफाइंग है, यानी कंप्यूटर की नॉलेज और डेटा एंट्री आपको बेसिक आना चाहिए, ये आपके क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, बाकियों से क्या होता है, सेक्शन 1 का 23%, सेक्शन 2 का 23% और सेक्शन 3 जो कि आपका सेक्शन 1 के 23% यानी कुल मिला के 46% सेक्शन 1 से मार्क्स काउंट होते हैं, है ना, यानी 46% मैथ्स और रीजनिंग के सवाल जो आपके नंबर आते हैं उसमें से 46% निकाल दिया जाता है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश का 35% है, जनरल अवेयरनेस का 19% है, तो होता है 45-50, और ये आपके आते हैं 54%। ठीक है, आप शायद समझे होंगे कि 3 इसमें पार्ट हो गए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर का ज्ञान आता है, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं और एक डेटा एंट्री का आपको काम दिया जाता है। ये दोनों क्वालिफाइंग है, यानी 23%, 33% जो भी इनका क्राइटेरिया रहता है आपको उतने नंबर लाने हैं। लेकिन जो आपके शुरू के 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आता है उसका 46%, यानी उसमें जो टोटल आपके नंबर आएंगे, सपोज 100 नंबर आपके आते हैं तो 46 नंबर को काउंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरे की बात करूं जिसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है उसका 54%, वो आपका, यानी अगर 100 नंबर आए तो 54% आप 54 नंबर इसमें से लिए जाएंगे। इस तरीके से ये इसका शेड्यूल रहता है, जिसकी फिर मेरिट बनती है, मेरिट के आधार पर आपका फाइनल चयन होता है। ठीक है, चलिए, मल्टीटास्किंग है ना, ये क्या करते हैं, ये उन कैंडिडेट्स को जो कि बहुत तरीके के काम एक साथ करना चाहते हैं ना, मल्टीटास्किंग जॉब्स के लिए तो एमटीएस का एग्जाम होता है। ऐसे डिपार्टमेंट और पोजीशंस होती हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, तो एमटीएस का एग्जाम मल्टीटास्किंग, यानी आप एक ही बंदा कई तरीके के काम कर सकता है एक बार में। ठीक है, अगर इसकी बात करूं, ये भी गुणा 3 है, इसके 2 सेशन है,
पहले सेशन में मैथ्स है, रीजनिंग है, 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60-60 मार्क्स के, 45 मिनट दिए जाते हैं। यानी मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में करने हैं। ठीक है, फिर से एक्यूरेसी और स्पीड की बात आएगी। दूसरा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ 45 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन 45 मिनट और 50 क्वेश्चन 45 मिनट, कुल मिला के 120 नंबर का ये है और 150 नंबर का ये है। ये आता है आपका सेशन 1। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको एमटीएस का क्या सेट पैटर्न था। ठीक है, फिर आता है सीपीओ का एग्जामिनेशन, अक्टूबर में होने वाला है। जो लोग दे रहे हैं ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या करता है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, एसआई की जो पोस्ट होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय जो पुलिस बल होता है, केंद्रीय जो बल होते हैं सेना के, उनको अर्धसैनिक बल, इस तरीके की इन सारी पोस्टों को ये भरता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी एएसआई, तो एसआई, एएसआई और सीएपीएफ। ठीक है, एसआई, एएसआई और सीएपीएफ इन पोस्टों को भरा जाता है किसकी मदद से, सीपीओ के एग्जाम। तो ये भी बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, जिसके बाद जो आपकी नौकरी लगती है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग आप खुद ही समझ सकते हैं ना। चलिए, तो इसमें भी क्या आता है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 2 घंटे यानी 120 मिनट। और क्वेश्चन कितने हैं, 200 क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल मार्क्स भी 200 होते हैं। ये सीपीओ का एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, इसका भी टियर 2 होता है, टियर 2 की बात फिर किसी और सेशन में करेंगे। सीएचएसएल का एग्जामिनेशन, सीएचएसएल में क्या होता है कि आप कंबाइंड हायर सेकेंडरी, यानी आप 12th पास जब आप कर लेते हैं, तो उस तरीके की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इसमें 25, 25, 25 और 25 रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन आते हैं टोटल 100। हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो मार्क्स हो जाते हैं आपके टोटल 200। यहाँ पर भी 60 मिनट, 60 मिनट 100 क्वेश्चन। तो स्पीड और एक्यूरेसी, एसएससी का एग्जाम मुझे ऐसा लगता है नॉलेज से ज्यादा है स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जामिनेशन। अगर आपने अच्छे से मेहनत, आपने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो स्पीड नहीं आएगी। स्पीड नहीं आएगी तो एग्जाम छूट जाएगा आपसे। इसकी सही स्ट्रैटेजी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हमसे जुड़े रहिए। समय समय पे मैं सारे एग्जामिनेशंस की स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, अब जीडी एग्जाम देख लेते हैं, जिसका भी 2 दिन पहले रिजल्ट भी आया है। जीडी क्या होता है, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ठीक है, तो कांस्टेबल की पोस्ट होती है किसमें, बीएसएफ में, है ना, बीएसएफ में कांस्टेबल की पोस्ट। इसके अलावा सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, एसएसएफ, इस तरीके के जो डिपार्टमेंट है, इस तरीके की जो फौजी सर्विसेज है, उसमें आप एज अ कांस्टेबल जाते हैं अगर आप जीडी का इसको आप क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन को। ये एसएससी और होम अफेयर मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय और एसएससी मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये भी बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। आप बीएसएफ, एसएसएफ जैसे सेवाओं में आप कांस्टेबल की पोस्ट पर जाते हैं। इसमें 20 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट का टाइम है। तो यहाँ पर थोड़े से और चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा है, क्वेश्चन कम हो गए। पहले के एग्जाम में कितना था, जब हमने एसआई की बात करी थी, वहां पर आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने हैं, 80 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर 1 घंटे 60 मिनट में आपको मात्र 80 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन है, मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे आपकी मेरिट बनती है, फिर आप टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन के लिए। ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग विभागों में, अलग अलग संस्थाओं में और अलग अलग मंत्रालयों में। ठीक है, ग्रेड सी का मतलब होता है नॉन गेजेटेड पोस्ट। ठीक है, ग्रेड सी का मतलब होता है गेजेटेड पोस्ट नहीं है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी कराता है हर साल। पूरे भारत से जो लोग होते हैं वो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें क्या पूछते हैं, इसमें भी रीजनिंग पूछते हैं, जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं। यानी स्टेनो के एग्जाम में क्वांट नहीं पूछी जाती। सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वांट के क्वेश्चन नहीं है। तो आपको याद रख लेना है
कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं किसका, स्टेनो का, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, ग्रुप बी के लिए, तो याद रखिएगा कि क्वांट आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, यानी यार इंग्लिश का आपको ज्यादा ध्यान देना है। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है, 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी 120 मिनट 200 क्वेश्चन। तो आप खुद ही सोचिए क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए आपकी, और वो आती है प्रैक्टिस से, ठीक है। तो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर हमने जनरल देखे तो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, है ना, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन सब पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। तब ये पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा और आप एसएससी यानी स्टाफ सर्विस कमीशन या फिर कर्मचारी चयन आयोग में बहुत आसानी से अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। जुड़े रहिए विक्रमास एड्यूटेक के साथ। हमारे दिए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आप हमारे गाइडेंस में फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं, और नहीं है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एसएससी विक्रमास को डेली हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी डेली उस चैनल पर आपको मिलेंगी। विक्रमास एड्यूटेक चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको एनसीईआरटी की सीरीज मिल जाएगी, जहां हम आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो आपका सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा उसमें चाहे भूगोल हो, इतिहास हो, पॉलिटी की बात हम कर ले या अर्थशास्त्र की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, सबकी एनसीईआरटी आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज के सेशन में मेरी तरफ से। शायद एसएससी का एबीसीडी अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी इस पेपर को अपेयर करने वाले हैं या आने वाले कुछ सालों में अपेयर करने वाले हैं, ताकि उनको भी यहाँ से कुछ ज्ञान मिल सके। ठीक है, तो यही था अभी मेरी तरफ से। अगले दूसरे वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।